हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग की आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर को हम न्यूरोसिस भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्या साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच में डिफरेंस होता है। तो इस यूनिट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसके स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। न्यूरोटिक डिसऑर्डर न्यूरोसिस इज ए लेस सीवियर फॉर्म ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर न्यूरोसिस एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर की एक लेस सीवियर फॉर्म होती है वेयर पेशेंट शो आइदर एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग इमोशनल रिएक्शन टू एनी गिवन स्ट्रेसर। जहाँ पर पेशेंट्स शो करता है एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग इमोशनल रिएक्शन, यानी कि पेशेंट्स के अंदर यदि कोई भी स्ट्रेस पेशेंट के ऊपर आता है तो उसके लिए क्या है कि उसके अंदर जो इमोशनल रिएक्शंस होती हैं वो एक्सेसिव और लंबे समय तक रहती है। न्यूरोटिक डिसऑर्डर आर नॉट कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ द ब्रेन। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स ब्रेन की किसी भी ऑर्गेनिक डिजीज के कारण नहीं होता है एंड हाउएवर सीवियर, और नहीं ये सीवियर होता है। डू नॉट इन्वॉल्व हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन्स, और नहीं इसके अंदर हेलुसिनेशन और डेल्यूजन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तो होता है हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंस की, यानी कि साइकोसिस और न्यूरोसिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जिसमें कंटेंट, साइकोसिस और न्यूरोसिस लिखा हुआ है। कंटेंट के अंदर पहला जो कंटेंट आता है वो आता है आपका एटियोलॉजी। एटियोलॉजी के अंदर हमने जेनेटिक फैक्टर और स्ट्रेस फुल लाइफ इवेंट्स हमने शो अप किया है यहाँ पर। इसके आधार पर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जेनेटिक फैक्टर के अंदर साइकोसिस के लिए ये क्या है कि मोर इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि यहाँ पर साइकोसिस के लिए मायने रखता है जेनेटिक फैक्टर, जबकि जो न्यूरोसिस है उसके अंदर क्या है कि लेस इम्पोर्टेंट रहता है। यानी कि जेनेटिक फैक्टर ना हो तो भी क्या है कि हम इसकी एटियोलॉजी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, इसके अंदर साइकोसिस है, साइकोसिस के अंदर क्या होता है, इसमें लेस इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट ज़्यादा मायने नहीं रखता साइकोसिस के अंदर, लेकिन न्यूरोसिस के अंदर ये मोर इम्पोर्टेंट रहता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कंटेंट की जिसमें आता है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हमने लिए हैं पहले डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग एंड परसेप्शन। जो थिंकिंग और परसेप्शन का जो डिस्टर्बेंस है वो साइकोसिस में कॉमन रहता है, जबकि न्यूरोसिस में ये रेयर रहता है। डिस्टर्बेंस ऑफ कॉग्निशंस एंड फंक्शंस, यानी कि जो कॉग्निशंस फंक्शंस होते हैं उसका डिस्टर्बेंस जो होता है साइकोसिस के अंदर वो कॉमन रहता है, और जबकि न्यूरोसिस के अंदर वो रेयर रहता है। ऐसे ही बिहेवियर साइकोसिस में मार्टली अफेक्ट होता है और इसमें न्यूरोसिस में कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। जजमेंट के अंदर साइकोसिस इम्पेयर्ड हो जाता है जजमेंट, और जबकि न्यूरोसिस के अंदर ये इंटैक्ट रहता है, यानी कि यथावत रहता है, एक जैसा रहता है, बना रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंसाइट। इंसाइट के अंदर जो साइकोसिस है वो लॉस्ट रहता है, यानी कि उसके खुद को पता नहीं रहता अपनी बीमारी के बारे में, जबकि न्यूरोसिस के अंदर ये इंसाइट प्रेजेंट होती है। उसको पता होता है कि मैं बीमार हूँ और मुझे क्या है कि डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है। तो ये जो है न्यूरोसिस के अंदर वो प्रेजेंट होता है। रियलिटी टेस्टिंग साइकोसिस के अंदर लॉस्ट रहता है, और जबकि न्यूरोसिस के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड कंटेंट की, जो है ट्रीटमेंट। इसमें ड्रग्स आती है, जिसमें साइकोसिस के अंदर क्या होता है कि मेजर ट्रैंकुलाइजर जो कॉमनली यूज्ड, जो साइकोसिस के अंदर मेजर ट्रैंकुलाइजर जो ड्रग्स होती हैं उनको हम कॉमनली यूज करते हैं, जबकि न्यूरोसिस के अंदर हम माइनर ट्रैंकुलाइजर और एंटी डिप्रेसेंट्स यूज करते हैं कॉमनली। इसके बाद ईसीटी साइकोसिस में वेरी यूजफुल है। इसके अंदर ज़्यादा उसका यूज में लिया जाता है ईसीटी का, जबकि न्यूरोसिस के अंदर ये यूजफुल नहीं है। ऐसे ही साइकोथेरेपी नॉट मच यूजफुल साइकोसिस में ये यूजफुल नहीं होती है साइकोथेरेपी, जबकि न्यूरोसिस के अंदर ये यूजफुल सिद्ध होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट कंटेंट की बात करेंगे जो आता है आपका प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस के अंदर क्या होता है कि डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, यानी कि साइकोसिस के अंदर जो होता है प्रोग्नोसिस में जो उसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है कि हम उसको डिफ़िकल्टी महसूस होती है हमको उसको ट्रीट करने में। और रिलैप्स आर कॉमन, यानी कि ये जो बीमारी है साइकोसिस के अंदर कोई बीमारी होती है वो बार बार आ सकती है, रिपीट हो सकती है, एंड कंप्लीट रिकवरी मे नॉट बी पॉसिबल, और उसकी जो रिकवरी है वो पॉसिबल नहीं होती है कंप्लीट तरीके से। जबकि न्यूरोसिस के अंदर क्या होता है, इसको आसानी से हम ट्रीट कर सकते हैं। रिलैप्स आर अनकॉमन, बीमारी दोबारा नहीं आती है इसके अंदर, एंड कम्प्लीटली रिकवरी इज़ पॉसिबल, और इसके अंदर कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल होती है। तो ये तो होते हैं आपके डिफरेंस साइकोसिस और न्यूरोसिस के अंदर। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, यानी कि न्यूरोसिस के अंदर
क्या क्लासिफिकेशन होता है न्यूरोसिस का, जिसमें हमने ICD-10 क्लासिफिकेशन हमने देखा था, उसमें हमने देखा था F40 से लेकर F49 के बीच में हमने न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स को रखा था, जिसको हम क्लासिफाइड करते हैं। तो F40 के अंदर आता है आपका फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स, F41 के अंदर आता है अदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स, F42 के अंदर आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, F43 के अंदर आता है रिएक्शन टू सीवियर स्ट्रेस एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, F44 के अंदर आता है डिसोसिएटिव कन्वर्जेंस डिसऑर्डर्स एंड F45 के अंदर आता है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स और F48 के अंदर आता है अदर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। तो स्टूडेंट्स, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन के बारे में हम 1 बाय 1 इनके बारे में अध्ययन करेंगे, सारी डिजीज़ हम कवर करेंगे इसके अंदर। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके एंजाइटी डिसऑर्डर से। तो स्टार्ट करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स। इसके इंट्रोडक्शन से हम बात करते हैं। तो एंजाइटी इज ए फीलिंग ऑफ अनईज सच एज वरी और फियर दैट कैन बी माइल्ड और सीवियर। एंजाइटी जो होती है वो एक अनईज की फीलिंग होती है, यानी कि आप ऐसा महसूस करते हो जैसे कि आप वरी हो जाते हो, चिंतित हो जाते हो, या फिर आपको डर लगने लग जाता है। दैट कैन बी माइल्ड और सीवियर, वो क्या होता है, आपका माइल्ड भी हो सकता है और सीवियर भी आपका हो सकता है। एवरीवन हैज़ फीलिंग ऑफ एंजाइटी एट सम पॉइंट्स इन देयर लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो एंजाइटी को फील करता है अपनी लाइफ के अंदर। कोई भी ऐसा पॉइंट्स का कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं आपकी लाइफ के अंदर, वहाँ पर क्या है कि आपको एंजाइटी फील करनी होती है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल यू मे फील वरीड एंड एंशियस अबाउट सिटिंग एन एग्जाम। यदि आप जो आप है वरीड चिंतित महसूस करोगे, अपने आप को एंशियस महसूस करोगे यदि आप किसी एग्जाम के अंदर बैठे हुए हो। और हैविंग ए मेडिकल टेस्ट और जॉब इंटरव्यू, और यदि आप कोई मेडिकल टेस्ट कराने जाते हो या फिर कोई जॉब इंटरव्यू कराने जाते हो तो आप देखते हो कि आपके अंदर क्या है कि वो एंशियस आ जाती है, आपके अंदर क्या है कि आप चिंतित हो जाते हो उस चीज़ को लेकर के। तो ड्यूरिंग टाइम्स लाइक दिस फीलिंग्स एंशियस कैन बी परफेक्टली नॉर्मल, बट सम पीपल फाइंड इट हार्ड टू कंट्रोल देयर वरीज। ड्यूरिंग टाइम्स यानी कि जो समय है, अपना समय के दौरान जो एंशियस जो फीलिंग्स आपके आती है वो परफेक्टली नॉर्मल होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। उनकी जो चिंतित होते हैं वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या है कि उनको वो हार्ड लगती है। देयर फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी आर मोर कंस्टेंट एंड कैन ऑफन अफेक्ट देयर डेली लाइफ्स। उनकी जो एंजाइटी की जो फीलिंग्स होती हैं वो मोर कंसेंट हो जाती है और उनकी जो डेली एक्टिविटी जो लाइफ होती है, डेली लाइफ होती है, उसको क्या है कि वो अफेक्ट करने लग जाती है। सो एंजाइटी इज एन अलर्टिंग सिग्नल, इसलिए हम कहते हैं कि जो एंजाइटी है एक अलर्टिंग सिग्नल है, यानी कि आपको एक अलर्ट करती है। इट वांट टू इम्पेंडिंग डेंजर, जो क्या है कि हमको वार्न करती है कि आने वाले जो डेंजर है हमारे ऊपर, हमारे पास आने वाला कोई डेंजर है उसके लिए हमें वार्न करती है। एंड इनेबल द पर्सन टू टेक मेजर टू डील विद ए थ्रेट, और आप पर्सनस को क्या है कि इस योग्य बनाती है कि वो उस जो भी आपके सामने जो भी डेंजर्स आपके आ रहा है तो उससे आप डील कर सके। आपका जो थ्रेट है यानी कि आपका जो भय आपको लग रहा है, डर है, उससे आप क्या है कि मेजर्स कर सको उसके लिए, और उसके लिए अपने आप को योग्य बना सको कि आप उसका सामना कर सको। तो एंजाइटी क्या है, अलर्टिंग सिग्नल है और ये आपको वार्न करती है, यानी कि कोई भी डेंजर आपके अंदर आपके पास कोई भी डेंजर यदि आता है तो आपको क्या है कि ये अलर्ट कर देती है ताकि आप उसका उचित उपाय करके उसको डील कर सकें। अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन बताया है कि ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ वरी, एंजाइटी और फियर दैट आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू इंटरफेयर विद वंस डेली एक्टिविटीज़। डेफिनेशन में बताया गया है कि ये जो आपके एंजाइटी डिसऑर्डर होता है ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपके अंदर एक वरी की फीलिंग्स आती है, आप चिंतित होते हो, एंजाइटी और फियर, ये तीनों प्रकार के आपके अंदर ये फीलिंग्स आती है। दैट आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू इंटरफेयर विद वंस डेली एक्टिविटी, जो स्ट्रांगली क्या है कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उसको क्या है कि इंटरफेयर कर देती है। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर्स को हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, यानी कि अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो हम देखते हैं कि एंजाइटी के। तो पहला जो टाइप्स होता है इसमें फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, दूसरा टाइप होता है आपका पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, थर्ड टाइप होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, फोर्थ आता है आपका सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर और फिफ्थ आता है आपका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये पांच तरीके से हमने इसको क्या है कि डिवाइड किया है, इसके टाइप्स होते हैं।
एंजाइटी के। तो इनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो आता है आपका फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? फोबिया, इसको हम फोबिया कहते हैं। फोबिया मतलब फियर, यानी कि एक स्पेसिफिक चीज़ों से आपको क्या है कि डर लगना, इसे हम कहते हैं फोबिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए फोबिया इज अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स दैट कॉज एन इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस एक्सट्रीम इरेशनल फियर अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, प्लेस, एक्टिविटी और सिचुएशन। फोबिया जो होता है एक प्रकार का जो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जो कोई व्यक्ति होता है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली और बिना किसी कारण के क्या है कि वो डरने लग जाता है अबाउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो, प्लेस हो या कोई एक्टिविटीज़ हो या कोई ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर आ जाती है कोई भी स्पेसिफिक, तो उससे क्या है कि जो व्यक्ति होता है वो इरेशनल यानी कि बिना किसी कारण के और एक्सट्रीम यानी कि बहुत ज़्यादा तरीके से क्या है कि वो डरने लग जाता है। तो इस प्रकार का जो होता है डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, इसे हम फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। व्हेन ए पर्सन हैज़ फोबिया, यदि पर्सन फोबिया में होता है, दे विल ऑफन शेप देयर लाइफ टू बी अवॉइड वाट दे कंसिडर टू बी डेंजरस। यदि पर्सन क्या है कि फोबिया उसको होता है तो वो क्या है कि अपनी लाइफ को क्या है कि उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सेव कर लेता है और अवॉइड करने लग जाता है जो भी उसके पास जो भी डेंजर्स उसको लगता है कि हाँ भाई ये डेंजर्स आने वाला है हमारे ऊपर, तो उसके लिए उसको क्या है कि अवॉइड करने लग जाता है और अपनी लाइफ को क्या है कि उसी प्रकार से सेट कर लेता है यानी कि सेव कर लेता है। फोबियाज टिपिकली रिजल्ट इन ए रैपिड ऑनसेट ऑफ फियर एंड आर प्रेजेंट फॉर मोर देन 6 मंथ। फोबियाज के अंदर जो ऑनसेट ऑफ फियर होता है वो रैपिड होता है और ये क्या है कि 6 महीने से अधिक क्या है कि ये प्रेजेंट रहता है। तो ये होता है आपका फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो इट इज़ ए न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय अनएक्सप्लेन्ड एंड इरेशनल मॉर्बिड फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी। तो फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर ये एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होता है जो कि अनएक्सप्लेन्ड होता है, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और रेशनल मॉर्बिड फियर होता है यानी कि बिना किसी कारण के क्या है कि आपके अंदर फियर आ जाता है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी से लेकर के, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या कोई सिचुएशन या कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी से आपको क्या है कि एक मॉर्बिड फियर हो जाता है, आपको लगातार क्या है कि वो फियर आपके अंदर रहता है जो किसी कारण बिना किसी कारण होता है, अनएक्सप्लेन्ड होता है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। तो इस प्रकार के जो फियर होता है उसको हम फोबिया एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में इसको हमने डिवाइड किया है ICD-10 क्लासिफिकेशन के आधार पर। तो F40.0 के अंदर आता है एग्रोफोबिया, F40.1 के अंदर आता है सोशल फोबिया, F40.2 के अंदर आता है स्पेसिफिक फोबिया, F40.8 के अंदर आता है अदर फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर और F40.9 के अंदर आता है फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। और टाइप्स की हम बात करें तो इसको 3 भागों में हमने डिवाइड किया है, सिंपल फोबिया, सोशल फोबिया और एग्रोफोबिया। वही चीज़ है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिंपल फोबिया क्या होता है? सिंपल फोबिया जो होता है आपका, इसको हम स्पेसिफिक फोबिया भी कहते हैं। तो इट इज़ एन इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस। तो ये एक इरेशनल फियर होता है, बिना किसी कारण के आपके अंदर फियर आता है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या फिर किसी स्टिमुलस से को लेकर के। इट इज़ ए कॉमन इन चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड में कॉमन होता है। बाय अर्ली टीनेज मोस्ट ऑफ दीज फियर्स आर लॉस्ट, लेकिन जैसे अर्ली टीनेज तक आप आते हो तो मोस्ट ऑफ जो फियर्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बट ए फ्यू परसिस्ट टिल एडल्ट लाइफ, लेकिन कुछ जो होते हैं वो आपकी एडल्ट लाइफ तक रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम बात करें इसके कौन कौन से हैं, होते हैं सिंपल फोबिया, जैसे कि एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट, यानी कि आपको ऊंचाई से डर लगना। हेमेटोफोबिया, फियर ऑफ द साइट ऑफ ब्लड, यानी कि आपको ब्लड की साइट जो होती है उससे डर लगना। क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज स्पेस, यानी कि जो क्लोज स्पेस होते हैं, यानी बंद जो स्पेस होते हैं उनसे आपको डर लगना। गेमोफोबिया, फियर ऑफ मैरिज, यानी कि आपको शादी से डर लगना। इंसेक्टोफोबिया, फियर ऑफ इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट से आपको डर लगना। जूफोबिया, एनिमल से डरना। माइक्रोफोबिया, फियर्स ऑफ जर्म, जर्म से आपको डर लगना। एल्गोफोबिया,
यानी कि फियर ऑफ पेन, यानी कि पेन से आपको डर लगना। तो ये किस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक स्टिमुलस होते हैं, इनकी वजह से क्या है कि आपको बिना किसी कारण के क्या है कि डर लगने लग जाता है। तो इसे हम क्या है कि सिंपल फोबिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, यानी कि स्पेसिफिक फोबिया के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो पहला आता है इरेशनल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, यानी कि बिना किसी कारण के और लगातार रहने वाला फियर किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को लेकर के, कोई भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को लेकर आपको यदि कोई इरेशनल और परसिस्टेंट लगातार वो फियर बना रहता है तो ये किसका एक सिम्टम्स आता है। और दूसरा आता है आपका इमीडिएट एंजाइटी ऑन कॉन्टैक्ट विद फियर ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी फियर्ड ऑब्जेक्ट या सिचुएशन आप देखते हो या आपके साथ डायरेक्ट उसका कांटेक्ट होता है तो आपके अंदर क्या है कि वो इमीडिएट एंजाइटी डेवलप हो जाती है। इसके अलावा लॉस ऑफ कंट्रोल, फेंटिंग और पैनिक रेस्पॉन्स। इसके अलावा आप क्या है कि लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, फेंटिंग आपके अंदर आ जाती है और पैनिक रेस्पॉन्स आप देने लग जाते हो। अवॉइडेंस ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फियर्ड स्टिमुलस, आप अवॉइड कर देते हो, आसपास जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या है कि अवॉइड करने लग जाते हो। इन्वॉल्विंग फियर्ड स्टिमुलस, यानी कि फियर्ड स्टिमुलस के साथ जो भी इन्वॉल्विंग जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब क्या है कि आप अवॉइड करने लग जाते हो। इसके अलावा एंजाइटी व्हेन थिंकिंग अबाउट स्टिमुलस, एंजाइटी आपके अंदर आने लग जाती है जब आप उस स्टिमुलस के बारे में कुछ सोचते हो तो आपके अंदर एक प्रकार की वो एंजाइटी है वो डेवलप होने लग जाती है। नेक्स्ट आता है वरी विद एंटिसिपेटरी एंजाइटी, यानी कि आप एंटिसिपेटरी एंजाइटी के साथ क्या है कि आप वरी हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हो। और एंटिसिपेटरी एंजाइटी क्या होती है? एंटिसिपेटरी एंजाइटी इट अकर वेल इन एडवांस ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी कि कोई भी सिचुएशन जो होती है उससे पहले ही क्या है कि आप एडवांस में आपको एंजाइटी डेवलप हो जाती है। जैसे कि पब्लिक स्पीच, यानी कि पब्लिक के अंदर आपको कोई स्पीच देना हो, है ना, तो उससे स्पीच देने से पहले ही आप क्या है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है। या फिर कोई भी सोशल इवेंट में जाने से पहले आपके अंदर जो एंजाइटी होती है उसे ही हम क्या है कि एंटिसिपेटरी एंजाइटी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पॉसिबल इम्पेयर्ड सोशल और वर्क फंक्शनिंग, और आपका क्या है कि जो सोशल और वर्क फंक्शनिंग होता है वो भी क्या है कि यहाँ पर इम्पेयर्ड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल फोबिया की। तो इट इज़ ए रेशनल फियर ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल्स और इंटरेक्टिंग विद अदर्स। तो सोशल फोबिया ये भी एक रेशनल फियर होता है जो क्या है कि कोई भी जो दूसरे जो लोग हैं उनकी उपस्थिति में आपको जो कोई भी एक्टिविटीज़ आपको करने के लिए बोलते हैं या उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको बोलते हैं तो उनसे होने वाला जो डर होता है बिना किसी कारण के वो होता है आपका सोशल फोबिया। यानी कि कोई भी जो अनजान व्यक्ति है या फिर अनजान व्यक्ति के सामने आपको कोई भी काम करना है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आप क्या है कि वो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ये एक्टिविटी नहीं कर पाऊँगा, या इस तरीके से क्या है कि आप अपने आप को एक लज्जित महसूस करते हो, एक ह्यूमिलेशन, एक निराधार की भावना आपके अंदर डेवलप हो जाती है। तो वो होता है आपका सोशल फोबिया। आप वहाँ पर उनके सामने डरने लग जाते हो कि नहीं मैं वो एक्टिविटी नहीं कर पाऊँगा। द पेशेंट इज अफ्रेड ऑफ हिज own actions being viewed by other critically resulting in embarrassment or humiliation। पेशेंट यहाँ पर डरने लग जाता है अपने खुद के एक्शन से, यानी कि जो भी वो कार्य करता है उससे वो क्या है कि वो डरने लग जाता है। और बीइंग व्यू बाय अदर्स क्रिटिकली, जो उसको लगता है कि वो जो भी एक्शंस वो कर रहा है वो दूसरे सभी लोग देख रहे हैं मुझे और मैं क्या है कि वो काम मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरीके से वो अपने आप को क्या है कि एम्ब्रेसमेंट महसूस करता है, अपने आप को लज्जित महसूस करता है और ह्यूमिलेशंस यानी कि एक निराधार की भावना उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो इसे हम क्या है कि सोशल फोबिया कहते हैं। मैनी पीपल्स हु हैव सोशल फोबिया आर अंडर अचीवर बिकॉज ऑफ, कई जो पीपल्स होते हैं सोशल फोबिया, जिनको सोशल फोबिया है वो अंडर अचीवर होते हैं, यानी कि वो कोई भी कार्य जो होते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ प्योर जॉब परफॉर्मेंस, यानी कि वो अपनी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें पुअर करते हैं, सही तरीके से जॉब को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी होती है। दे मे हैव फ्यू और नो फ्रेंड्स, उनके कोई भी
फ्रेंड्स नहीं होते हैं या फिर बहुत ही कम फ्रेंड्स होते हैं, या डिक्रीज सपोर्ट सिस्टम, या फिर उनके पास सपोर्टिंग जो सिस्टम होता है वो क्या उनके पास डिक्रीज रहता है, या फिर एंड पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, या फिर उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो बहुत पुअर होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर क्या है कि वो सोशल फोबिया जो है वो होता है, जिसकी वजह से वो अंडर अचीवर कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सोशल फोबिया की। तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने मिलते हैं सोशल फोबिया के अंतर्गत। तो पहला आता है आपका हाइपर वेंटिलेशन। इसमें जो व्यक्ति होता है वो हाइपर वेंटिलेटेड हो जाता है, स्वेटिंग हो जाती है उसको, कोल्ड क्लेमी हैंड्स हो जाते हैं, पेल्पिटेशन हो जाता है उसके अंदर, कन्फ्यूजन हो जाता है, उनके हाथ जो होते हैं ट्रिमलिंग हो जाते हैं, वॉइस भी क्या है कि ट्रिमलिंग यानी कि कप कपाने लग जाती है, यूरिनरी अर्जेंसी इनको लगती है, मसल टेंशन्स में आ जाती है, एंटिसिपेटरी जो एंजाइटी होती है वो डेवलप हो जाती है वहाँ पर। एंटिसिपेटरी एंजाइटी मतलब कोई भी सिचुएशंस वगैरह वो डेवलप होती है, तो उससे पहले जो एंजाइटी होती है उसे हम एंटिसिपेटरी एंजाइटी कहते हैं। जैसे कि पब्लिक प्लेस वगैरह कोई स्पीच वगैरह देनी है या कोई भी सोशल इवेंट्स होते हैं वहाँ पर आपको जाना होता है, तो उसे हम बोलते हैं एंटिसिपेटरी एंजाइटी। एंड फियर ऑफ एम्ब्रेसमेंट, यानी कि आपको डर लगने लग जाता है या फिर आप एम्ब्रेसमेंट लज्जित महसूस करते हो। तो ये होते हैं आपके सोशल फोबिया के सिम्टम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रोफोबिया की। एग्रोफोबिया क्या होता है? इट इज़ ए करेक्टराइज्ड बाय एन इरेशनल फियर ऑफ बीइंग इन प्लेस अवे फ्रॉम द फेमिलियर सेटिंग ऑफ होम, इन क्राउड्स और इन सिचुएशन दैट द पेशेंट कैन नॉट लिव इजीली। यानी कि एग्रोफोबिया जो होता है वो एक इरेशनल फियर होता है किसी भी प्लेसेस से, ऐसे प्लेसेस से उसको डर लगने लग जाता है जो क्या है कि वो उसके होम सेटिंग के फेमिलियर नहीं हो। ऐसे प्लेसेस जो उसके फेमिलियर नहीं होते हैं, ऐसे प्लेसेस में क्या है कि उसको डर लगने लग जाता है, या फिर किसी क्राउडेड स्पेस में, या फिर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर पेशेंट आसानी से नहीं रह पाता, ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो उसमें आपको क्या है कि यहाँ पर पेशेंट को डर लगता है, उसे हम क्या है कि एग्रोफोबिया कहते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि यदि उसको पेशेंट को अपने घर जैसा वातावरण यदि उसको नहीं मिलता है तो ऐसे प्लेसेस पर वो क्या है कि अपने आप को क्या है कि एक डर महसूस करता है, वो बिना किसी कारण के होता है। इसे हम एग्रोफोबिया कहते हैं, जहाँ पर वो व्यक्ति आसानी से नहीं रह सकता, तो इसे हम बोलते हैं एग्रोफोबिया। तो इस तरीके से एग्रोफोबिया आपका कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आपका जो टाइप्स ऑफ फोबिया है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो वीडियोस होती है इसको हम कंटिन्यू करेंगे इसके एटियोलॉजी और ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।